Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर जालंधर से, जहां पुलिस को सरदार फौजा सिंह मौत मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। 30 साल के आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी की चपेट में आकर फौजा सिंह की मौत हुई, उस फॉर्च्यूनर को भी जब्त कर लिया गया है। सीसीटीवी की मदद से कार मालिक और फिर आरोपी अमृतपाल ढिल्लों तक पुलिस की टीम पहुंची है। अमृतपाल सिंह एनआरआई है और 8 दिन पहले ही वो कनाडा से आया था। 114 साल के बुजुर्ग रनर सरदार फौजा सिंह सोमवार दोपहर दौड़ने के लिए निकले थे, तभी जालंधर के ब्यास गांव के पास फॉर्च्यूनर की चपेट में आ गए। इलाज के दौरान सरदार फौजा सिंह का निधन हो गया। पुलिस ने आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लों को करतारपुर से गिरफ्तार कर लिया। सरदार फौजा सिंह का आखिरी वीडियो भी सामने आ चुका है। सोमवार दोपहर 3:07 का यह वीडियो आपके सामने इंडिया टीवी रख रहा है। इसमें सरदार फौजा सिंह साफ नजर आ रहे हैं। घर से निकलकर अभी उन्होंने दौड़ना शुरू किया ही भर था। आप तस्वीरें देखें, सरदार फौजा सिंह की मौत से थोड़ी देर पहले का ही यह वीडियो है। 114 साल के फौजा सिंह सड़क पर टहलने के लिए आए थे और फिर सड़क पर आते ही चंद पलों के लिए वो खड़े ही हुए कि पीछे की तरफ देखते हैं। वो ये कंफर्म करते हैं कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है और फिर उन्होंने अपनी दौड़ लगानी शुरू की। ये देखें, अभी दाएं बाएं उन्होंने बस देखा ही कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही और फिर उन्होंने अपनी दौड़ लगानी शुरू की। इसके ठीक 7 मिनट के बाद ही सरदार फौजा सिंह को फॉर्च्यूनर गाड़ी टक्कर मार देती है। एनआरआई अमृतपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उसने बताया कि गाड़ी की चपेट में बुजुर्ग आ गए थे, लेकिन बाद में जब खबरें चली तब यह पता चला कि वो मशहूर धावक सरदार फौजा सिंह थे। अब आपको फौजा सिंह जी की मौत से जुड़ी हुई 3 अहम तस्वीरें दिखाती हूं। पहली तस्वीर है जब आखिरी बार फौजा सिंह को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये उनका आखिरी वीडियो है जब वो अपने घर से दौड़ने के लिए निकले थे। तभी दूसरी तस्वीर आप देखें फॉर्च्यूनर की, जिसने फौजा सिंह को टक्कर मारी। पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपी एनआरआई अमृतपाल सिंह ढिल्लों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के वक्त कनाडा से आए अमृतपाल की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और 114 साल के दिलेर धावक ने पूरी दुनिया में जिस तरह भारत का नाम रोशन किया था, उनकी जान ले ली। सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। सरदार फौजा सिंह मामले में एक और बड़ा अपडेट है, वो आपको दे दे। 30 घंटे के अंदर अंदर जालंधर पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व कर लिया। फौजा सिंह की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ, पुलिस ने वहां की सीसीटीवी को खंगाला, जिसके बाद पुलिस एनआरआई आरोपी अमृतपाल तक पहुंची। आरोपी अमृतपाल 8 दिन पहले ही कनाडा से आए थे और उसकी मां भी कनाडा में ही रहती है। कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई। पुलिस ने पहले फॉर्च्यूनर को जब्त किया, जिसका नंबर है PB20C7100। इसी गाड़ी से फौजा सिंह को टक्कर मारी गई थी। उनकी उम्र 114 साल थी। जब यह हादसा हुआ तब सरदार फौजा सिंह दौड़ लगाने के लिए निकले थे। सड़क हादसे में सरदार फौजा सिंह की मौत से पूरा देश गमगीन है। 114 साल के इन शानदार धावक, शानदार रनर की मौत की गुत्थी जालंधर पुलिस के लिए एक चैलेंज की तरह थी। लिहाजा पुलिस फौरन एक्शन में आई। जालंधर के ग्रामीण एसएसपी परमिंदर सिंह को केस सॉल्व करने की कमान सौंपी गई। इसके बाद पुलिस ने स्टेप बाय स्टेप काम किया। आपको बता दें, पुलिस एनआरआई आरोपी अमृतपाल सिंह तक पहुंच तो गई, लेकिन ये पहुंची कैसे, उसकी भी एक कहानी है। सोमवार दोपहर 3:15 बजे कार ने फौजा सिंह को टक्कर मारी थी। अब देखिए, जब टक्कर मारने के बाद वो वहीं पर रुका नहीं, बल्कि होना ये चाहिए था कि आरोपी अमृतपाल वहीं रुकता और फौजा सिंह तक मदद पहुंचाता, लेकिन वो यहां से भाग गया। मंगलवार देर शाम फॉर्च्यूनर कार की सबसे पहले पहचान हुई और इसके बाद अमृतपाल सिंह तक पुलिस पहुंच पाई। लंच करने के बाद सरदार फौजा सिंह सैर करने के लिए रोड पर निकल गए
और वहाँ पे जो जलंधर और पठानकोट रोड है, वहाँ पे मेन रोड पे जो किसी अननोन व्हीकल ने उनको हिट किया। उनको हॉस्पिटल श्रीमन हॉस्पिटल जलंधर में एडमिट कराया गया। वहाँ जो करीब 7 के करीब उनकी जो वहाँ पे इंजरीज की वजह से डेथ हुई है। और अब बात अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर एंड कंपनी की। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण के मामले में 4 अधिकारी भी मददगार थे उसके। उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में यह पता चला है कि साल 2019 से लेकर 2024 तक बलरामपुर में तैनात 4 अफसरों ने छांगुर की मदद की थी। छांगुर के काले साम्राज्य को बढ़ाने में जिन अफसरों ने मदद की, उसमें एक एडीएम, 2 सी और एक इंस्पेक्टर का नाम भी सामने आ रहा है। यूपी एटीएस आज छांगुर और उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन को कोर्ट में पेश करेगी। छांगुर और नीतू 10 जुलाई से उत्तर प्रदेश एटीएस के रिमांड में हैं और आज दोनों की रिमांड खत्म हो रही है। यूपी एटीएस लखनऊ की अदालत में दोनों को पेश करेगी और रिमांड बढ़ाए जाने की मांग भी करेगी। उधर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के मददगार चारों अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि साल 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एसडीएम, 2 सी और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। ये अधिकारी छांगुर के एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। तो छांगुर और नसरीन को जेल मिलेगी या फिर बेल मिलेगी, आज ये तय हो जाएगा। आज दोनों की कोर्ट में पेशी होनी है और जो अभी तक की छानबीन हुई है उसमें एक नई जानकारी आई है कि 4 पुलिस के अधिकारी भी इस छांगुर के लिए मददगार के तौर पर काम कर रहे थे। अवैध धर्मांतरण में अब कितने किरदार हैं, किंगपिन तो हमें पता है ये छांगुर है और इसकी सहयोगी नसरीन है, लेकिन इसके अलावा वो 4 पुलिस अधिकारी कौन हैं, इनका रोल क्या था, इस पर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो 4 अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, ये कौन है, इनकी पोजीशन क्या है? देखिए मीनाक्षी, एसटीएफ और एटीएस ने जब पीड़ितों से बात की थी तो ज़्यादातर पीड़ितों ने एक ही बात कही थी कि जब हम लोकल यानी कि बलरामपुर पुलिस प्रशासन के पास जाते थे छांगुर की शिकायत करने के लिए, नीतू नसरीन की शिकायत करने के लिए, तो अधिकारी पल्ला झाड़ लेते थे और किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं करते थे। कल भी हम एक शिकायतकर्ता से बात कर रहे थे, मनीष मिश्रा, जो कि संभवतः इस मामले के सबसे पहले शिकायतकर्ता हैं। उनका भी ये कहना था कि वो जाकर के पुलिस के पास एप्लीकेशन देते थे और वो एप्लीकेशन फौरन व्हाट्सएप के माध्यम से छांगुर और उसकी गिरोह तक पहुंच जाती थी और लोग उसको कॉल करना शुरू कर देते थे कि छांगुर की शिकायत आखिर तुम क्यों कर रहे हो। तो यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि लोकल प्रशासन, लोकल एसडीएम और लोकल जो भी एडीएम और सीओ रैंक के अधिकारी थे, एसएचओ रैंक के अधिकारी थे, वो छांगुर के इस तरीके के प्रभाव में थे कि कोई भी शिकायतकर्ता वहां पहुंचता था तो शिकायतकर्ता की शिकायत को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उल्टा छांगुर तक उस शिकायत को पहुंचा दिया जाता था ताकि छांगुर उन लोगों से बात करके चीज़ों को मैनेज कर सके। तो एटीएस और एसटीएफ ने जो अपनी गोपनीय जांच की है उसमें एक एडीएम लेवल का अधिकारी, एक एसडीएम लेवल का अधिकारी, एक एसएचओ और 2 सीओ के बारे में अब तक की जानकारी ये सामने आ रही है कि ये वो अधिकारी हैं दरअसल जिन्होंने छांगुर की मदद की थी। हाँ, नाम का सवाल इसलिए उठ जाता है अभी कि नाम इसलिए सामने नहीं लाए गए हैं ताकि वो प्रॉपर जो सूत्र हैं बता रहे हैं हमको कि वो गवाहों के जरिए उन सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है एजेंसी ताकि सामने रखा जा सके और उसके बाद उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। एक बात जो और भी महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छांगुर अपने उन अधिकारियों को जिनसे वो मदद प्राप्त करता था उनका नाम ना लेकर के किसी और का नाम ले रहा हो ताकि उन अधिकारियों को फंसा दिया जाए। इसीलिए अभी यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ अधिकारियों के नाम को सार्वजनिक नहीं कर रही है। इन्वेस्टिगेशन, जांच और सबूत के बाद ही अधिकारियों का नाम सार्वजनिक होगा और निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे धर्मांतरण का रैकेट चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा छांगुर के एजेंट बदर सिद्दीकी को लेकर हुआ है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक परिवार ने बदर सिद्दीकी पर लव जिहाद का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि साल 2019 में बदर सिद्दीकी और छांगुर ने उसकी लड़की को गायब कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना यह है बदर अख्तर सिद्दीकी ने युवती को बहलाया, फुसलाया, धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया और साल 2019 के बाद से उसका कोई अता पता नहीं चला। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के एजेंट बदर सिद्दीकी की कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें वो अलग अलग हिंदू लड़कियों के साथ दिखाई दे रहा है। बदर सिद्दीकी पर आरोप यह है कि वो हिंदू नाम रखकर पहले हिंदू लड़कियों से फ्रेंडशिप करता था, पैसे दिखाकर प्रेम के जाल में फंसाता था और फिर शादी कराकर धर्म परिवर्तन कराता था।
छांगुर बाबा का गिरोह कितना ज्यादा खतरनाक था इसका अंदाजा खाली इस बात से लगा लीजिए कि बदर सिद्दीकी नाम का एक शख्स था जो कि छांगुर बाबा के गिरोह का हिस्सा था। और बदर सिद्दीकी ने किस तरीके से मासूम हिंदू लड़कियों को न सिर्फ अपने प्रेम जाल में फंसाया बल्कि उनका धर्म परिवर्तन कराया। और ऐसे ही एक पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी सगी सिस्टर नोएडा में जॉब करती थी, बदर सिद्दीकी के संपर्क में आई और उसके बाद से 6 साल से ये सिस्टर गायब है। पीड़ित के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनको अब लगता है कि उनकी सिस्टर जो गायब है वो जिंदा है, नहीं जिंदा है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन अब भाई को लगता है कि ये पूरा गिरोह बदर सिद्दीकी का जो है वो छांगुर बाबा के साथ मिलकर ही काम कर रहा था। आपकी बहन नोएडा में काम करती थी, जरा बताइए किस तरीके से बहन आपकी गायब हुई और बदर सिद्दीकी के संपर्क में आने के बारे में आप लोग को कैसे पता लगा? बदर सिद्दीकी के संपर्क में थी वो प्रेम जाल में जो भी है, और बाकी क्या बोलते हैं उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाया बहुत टाइम से। और उसने मुझे बताया था एक बार 2019 में कि मेरे को खतरा है, मेरे को ये है, मेरे को मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मैंने उसको रेस्क्यू करने के लिए बोला भी था कि मैंने कहा अगले दिन मैं तेरे को वहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन शाम को क्या है कि उसका एकदम से दिमाग पलटा, क्या हुआ, या गन पॉइंट पे थी या किसी भी चीज़ से ब्लैकमेलिंग थी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं अभी रहने दे, मेरी बात उसकी मदर से हुई है और ये है वो है और अभी कुछ हम बात करेंगे आगे, ऐसा वैसा। मतलब वो जो उसको लिख के दिया होगा या जो सामने से कोई बोल रहा होगा वो उसने मेरे को टाइप किया, बताया। मतलब आपको लगता है कि आपकी बहन का भी पहले ब्रेन वॉश किया गया? हाँ जी। मदद के नाम पे उसका शोषण किया गया और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। हाँ, 2019 से लेके अभी तक मेरी सिस्टर से कोई मेरी बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, हमारे पूरे परिवार की नहीं। वो जिंदा है या नहीं, कहाँ है या नहीं, बदर सिद्दीकी कहाँ है या नहीं। अभी ये 3-4 लड़कियों के नाम और आप देख रहे हैं, वो सब भी बदर सिद्दीकी के साथ ही आ रहे हैं। बदर सिद्दीकी का नाम ही आ रहा है, एविडेंस के साथ भी आ रहे हैं कि ये देखो ये किसी की चैट है, ये देखो किसी का फोटो है उसके साथ। वो लड़कियां भी गायब हैं और इतनी मतलब कार्रवाई होने के बावजूद भी मतलब वो निकल के नहीं आ रहा है। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। अगर एक बार कोई अपनी पाया जाए तो उसे पकड़ सकता है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये तो 4-5 लड़कियां अभी हमें जो दिख रही हैं, लेकिन एक बार जब ये आंकड़ा खुलेगा तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा जाएगा। ये पाप का घड़ा भर चुका था और आखिरकार फूटा और एक एक करके सारे काले राज सामने आ रहे हैं। छांगुर अपने एजेंट को इस तरह से ट्रेन करता था कि वो दूसरी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर सके, लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण करा सके। बदर सिद्दीकी भी लापता है। वांटेड लिखकर उसके खिलाफ जारी एक पोस्टर भी सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि उसने नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाया है। आरोप लगाया गया कि उसने आरव, सैम और समीर अरोड़ा जैसे हिंदू नाम रखा था। वह हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था, प्रेम जाल में फंसाकर फिर गायब कर देता था। उसके खिलाफ 2 लाख रुपए के इनाम की बात भी इसी पोस्टर में लिखी गई है। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। फिर उसके बाद जब ये जो मेरी बहन है, ये 2019 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। इसमें काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं। जो ये मतलब करता था, इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह, वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है।
पीड़ित लड़की साल 2019 से गायब है। पीड़ित परिवार 6 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है। बदर सिद्दीकी पर आरोप यह है कि उसने कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया, चाहे पैसे के जोर पर हो या फिर जबरदस्ती हो। आरोप तो यहां तक है कि बदर सिद्दीकी को न्यायिक अधिकारी का भी पूरा सपोर्ट मिलता था। हालांकि अब छांगुर की गिरफ्तारी पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीदें दे रही है। बदर सिद्दीकी का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि क्लोज एसोसिएट है छांगुर बाबा का। नोएडा से लेकर बलरामपुर से लेकर के सऊदी तक उसका नेक्सस था। जो जानकारी आपके पास भी सामने आई है बदर को लेकर के, वो कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है? ये देखिए, रात में मुझे 11:30 बजे ये इसकी बहन का फोन आया कि साहब आपने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी बहन हम लोग सोच रहे हैं मर चुकी है कि जिंदा है। इसका नाम है प्रिया त्यागी और कहाँ की रहने वाली है? ये गाजियाबाद की रहने वाली है। और इसको क्या है कि शंका यह है कि इसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि 40-50 लोगों को ले गया था। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। आज सुबह से जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो एक तो इसने क्या किया कि 2014 में अपने मामा की लड़की से शादी किया। बदर सिद्दीकी ने 2014 में अपने मामा की लड़की से निकाह किया। उसके बाद कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिया। अभी तलाक की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद अंतरा शर्मा नाम की लड़की को फंसाया ये, और ये हिंदू नाम बढ़िया रख करके, और देखिए इसमें लिपस्टिक वगैरह लगा करके इस तरह से है। बदर सिद्दीकी है। बदर सिद्दीकी है। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको कि अंतरा शर्मा को तो आपने देख लिया। इसके बाद मेरठ में आशा नेगी का भाई बैठे हुए हैं। योगी की पुलिस का छांगुर के धर्मांतरण रैकेट पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में एक टीचर की कविता पर बवाल मचा हुआ है। कांवड़ यात्रा पर टीचर रजनीश गंगवार ने कांवड़ यात्रा को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल स्कूल में कार्यक्रम के दौरान टीचर मंच पर कविता पाठ कर रहे थे। इसमें कविता की पंक्ति थी, तुम कांवड़ लेने मत जाना। जैसे ही टीचर की कविता की ये लाइन वायरल हुई, हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। टीचर पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगा और अब पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच टीचर की भी सफाई आई। क्या कहा गया इस सफाई में वो भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए जो कविता थी, जिस कविता के ऊपर बवाल था, वो कविता दरअसल थी क्या। दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव। आपने कविता तो सुन ली। टीचर बच्चों से ये कह रहे हैं कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, लेकिन वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि ज्ञान का दीप जलाना, यानी बच्चों से शिक्षा के प्रति समर्पित होने की बात कर रहे हैं। अब छोटी छोटी उम्र है, इस उम्र में तो पढ़ाई करने की ही बात होनी चाहिए। खैर, आगे मामले ने जब तूल पकड़ा, बात पुलिस तक पहुंची और मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोपी टीचर की सफाई भी सामने आई। अब उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी कराता हूँ और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज़ देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएँ घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूँगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पर कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। अब ये कविता हिंदू संगठनों को परेशान क्यों कर रही है? अब हिंदू संगठन आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई ये बात धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, इसलिए आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर ये कार्रवाई क्यों हो, हिंदू संगठनों का क्या कहना है वो भी आप सुने। मैं ये मांग करता हूँ कि अभी जो इन्होंने टिप्पणी की है इस कॉलेज के अंदर छात्र छात्राओं के बीच में,
इससे हमारी धर्म और आस्था के लिए बहुत सारी ठेस पहुंची है और हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर कि हमारी कांवड़ यात्रा के लिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कहेगा कि कांवड़ लेने मत जाना, तो जो मत जाना वाला शब्द है इसमें, ये बहुत ही ज्यादा गलत शब्द है और हम लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके ऊपर और प्रशासन जो इनके खिलाफ धाराएं बनती है उस हिसाब से इन्हें जेल भेजे। बरेली में कावड़ पर कविता पर बवाल मचा, तो वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात कावड़ यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। कौसर हयात ने कावड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। लेटर में कौसर हयात ने कावड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, कावड़ यात्रा के चलते पब्लिक को परेशानी होती है, उत्पात और हिंसा का माहौल बनता है। कावड़ यात्रा के चलते मेन रूट बंद है। कौसर हयात ने उपद्रव करने वाले कावड़ियों पर भी कार्रवाई की मांग की। मीट की दुकानों पर लगा प्रतिबंध हटाने की भी मांग की गई। मेरे सहयोगी शोएब रफा इस खबर पर दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, इस पत्र में तो बहुत सारी बातें कह दी गई हैं, लेकिन यही तो आस्था का प्रतीक भी है। अब जो कावड़ लेकर जा रहा है उनके ऊपर रोक लगा दी जाए, ये कहां, इसका क्या औचित्य है? बिल्कुल, देखिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जब से कावड़ यात्रा शुरू हुई है तो अलग अलग तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से भी जो बयान है वो सामने आए, कई और लोग भी को लेकर बयान दे रहे हैं। अब जो कौसर हयात है मुस्लिम लीग के नेता, इनकी तरफ से भी ये लेटर जारी किया गया है। उन्होंने मीडिया में भी बयान दिया है और जो बातें हैं वो कही गई है। वो ये जो घटनाएं हो रही हम देख रहे हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन ये भी सच है कि आस्था की यात्रा है और अब से नहीं, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से खुद आता हूँ, मुजफ्फरनगर से, तो मैं बचपन से मैं भी देखता रहा हूँ, अपने बड़ों से भी हम सुनते रहे हैं। तो लंबे वक्त से, कई दहाइयों से जो लोगों की आस्था है वो जुड़ी हुई है और बहुत सारे हैं। हम तस्वीरें जो देख रहे हैं इस वक्त मीनाक्षी की, तमाम तरह की जो तोड़ फोड़ किया, इस तरह की जो घटनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बड़ी तादाद इस तरह के लोगों की हो, बल्कि आस्था के साथ जो जल लाते हैं हरिद्वार से, ये उस तरह से है कि किसी एक की गलती की सजा आप पूरे के पूरे समाज को दे दें, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शोएब। और अब बात करेंगे सोशल मीडिया के गालीबाजों पर हुए एक्शन की। संभल पुलिस ने सोशल मीडिया के महक परी गैंग पर शिकंजा कसा है। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करने वाले महक और परी को संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महक और परी के साथ उसके 2 साथियों को भी अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने सभी के ऊपर आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये सभी लोग सस्ती लोकप्रियता और पैसे कमाने के लालच में बहुत ही फूहड़ और गाली गलौज वाले आपत्तिजनक कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे। इनके वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी पर कानूनी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में जिन 4 लोगों पर संभल पुलिस ने एक्शन लिया है, उसमें से 2 हैं महक और परी का असली नाम महरुनिसा है। इसके अलावा पुलिस ने हिना नाम की एक और लड़की और जर्रार आलम नाम के एक शख्स को भी शिकंजे में लिया है। हिना और जर्रार अमरोहा के रहने वाले हैं। अब इन पर आरोप क्या क्या है वो भी आप देख लें। इनके वीडियो में न सिर्फ सामाजिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, बल्कि संभल जैसे संवेदनशील जिले को भी बदनाम किया जा रहा था। महक और परी इंस्टाग्राम पर लगातार अश्लील वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही थी। इनके वीडियोस में गाली गलौज थी, अश्लील इशारे थे। हिना और जर्रार आलम भी इनके वीडियो में कई बार नजर आ चुके हैं। जर्रार आलम महर और परी के अश्लील वीडियो शूट करने और उसे एडिट करने में मदद करता था। पुलिस का कहना यह है कि इंस्टाग्राम पर इस तरह के वीडियोस पोस्ट करके ये लोग को 25 से 30 हजार रुपए तक कमा लेते थे।